नमस्कार, मैं आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच में। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमेटोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर, जिसे खुले हुए 1 वर्ष से ऊपर हो गया है, लेकिन आज भी कुछ समस्याएं हैं जिनसे ये जूझ रहा है। इसे खोलने का उद्देश्य ये था कि जो पेशेंट्स सीरियसली इंजर हो जाते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से, उन्हें यहाँ पर केयर मिल सके, एक्सपर्ट एडवाइस मिल सके। आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं इश्यूज़ पर जिनसे जूझ रहा है ये सेंटर और साथ ही पेशेंट्स। 1 साल की जो हम बात कर रहे हैं इस ट्रॉमा सेंटर को खुले हुए हो गया है, लेकिन कई बेसिक चीज़ें हैं जो भी शायद इन प्लेस नहीं है और जिसकी वजह से जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या कहेंगे आप? निश्चित है कि ट्रॉमा सेंटर को खुले आज 1 वर्ष होने जा रहा है, उसके बावजूद भी सरकार से हमें ऐसी कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से ट्रॉमा सेंटर में आने वाले मरीजों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। जैसे स्वाभिमान चिकित्सालय से मरीजों को ट्रॉमा सेंटर में आने के लिए एक पाथवे नहीं अभी अलग से तैयार हुआ, लेकिन हाल ही में हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घोषणा की है कि वो शीघ्र ही हमारे लिए एक पाथवे बनवा के जल्दी देगी। बलदेव सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हम नर्सिंग स्टाफ की बात करें, क्या स्थिति है अभी? इसमें जैसे ही हम शिफ्ट हुए थे उसी समय से हमारे नर्सेज को बैठने की सही प्रॉपर जगह नहीं थी, स्टोर की व्यवस्था नहीं थी। उस समय जहाँ जहाँ जितनी जगह उपलब्ध हो सकती थी उस तरह का उसका रिनोवेशन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों की सुविधा के अनुसार हमारे नर्सेज को स्टोर की, चेंजिंग रूम की और दूसरी जो बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए वो आज भी नहीं है। भूरामल जी, एक जो पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि कई बार डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के बीच में जो समन्वय की बात होती है वो नहीं नज़र आता है। क्यों ये प्रॉब्लम होती है और कैसे टैकल किया जाता है इसको? नहीं मैडम, जहाँ तक आपका जो प्रश्न है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। हमारे नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के बीच में अच्छा समन्वय है। अभी जो नए यूटीबी वाले अर्जेंट टेम्परेरी बेस पे जो स्टाफ है वो मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजों से अपने डिप्लोमा लेकर आए हैं, उनके साथ थोड़ा ऐसा हो सकता है, बाकी ऐसा मुझे नहीं लग रहा। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से सब एकदम परफेक्ट बढ़िया चल रहा है? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप, अगर हम इश्यूज़ की अगर बात करें या जो चैलेंजेस अभी भी ट्रॉमा सेंटर फेस कर रहा है? मेरे तो सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी में वो है यहाँ के जो मरीजों के जो परिजन हैं उनके लिए सुलभ की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, उनको रोड क्रॉस करके एसएमएस के मेन परिसर में जाना पड़ता है। तो राज्य सरकार से मैं गुजारिश करूँगा कि ट्रॉमा सेंटर के इर्द गिर्द कहीं ऐसी कोई सरकारी ज़मीन हो जहाँ पे परिजनों की मूलभूत सुविधाएं मिलें और लोग इससे रोड क्रॉस करके किसी भी अनहोनी से बचें। जी, डॉक्टर गोयल, क्या कहना चाहेंगे आप? 1 साल में जो ट्रॉमा सेंटर्स को चालू हुआ है, काफ़ी मरीजों को यहाँ भर्ती किया गया है, ओपीडी है, लेकिन डॉक्टर्स को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की कमी है। उनके लिए रूम्स नहीं है, रात में अगर कोई दिक्कत आए तो प्रॉपर स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है। डॉक्टर गिरधर गोयल, आपसे बात करना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स जो यहाँ आते हैं उन्हें रेफ़र किया जाता है एसएमएस हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस के साथ भेजा जाता है। एसएमएस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि एक्सीडेंटल पेशेंट्स है, तो उन्हें बोला जाता है कि आप यहाँ आइए। तो पेशेंट कहीं ना कहीं बेचारा पिस जाता है इस बीच। ऐसा क्यों होता है? जो अगर एक्सीडेंटल केसेस है वो तो यहीं एक्सेप्ट होने चाहिए, क्यों रेफ़र किया जाता है? मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से मरीजों को रेफ़र किया जाता है और वहाँ से उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है कि जो भी मरीज़ अगर एक्सीडेंट का आता है तो उसको यहाँ पे जो गार्ड, ट्रॉलीमैन और नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स को सबको ये सूचना दी गई कि जो भी मरीज़ आए, भले एक्सीडेंट का हो या नहीं हो, अगर इमरजेंसी है तो एक बार उसको टेक केयर किया जाए। इसके साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से 1-2 बातें शेयर करना चाहता हूँ जी। एक उदाहरण के लिए मैं बता दूँ कि शास्त्री नगर में कांवटिया के सामने एक्सीडेंट होता है, एक मरीज के हाथ की अंगुली में लग जाती है। 108 वाला उसको सीधा एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में ले आता है, जबकि ये जो छोटी सी बीमारी है इसका इलाज शास्त्री नगर कांवटिया में होना चाहिए, लेकिन 108 वाले पता नहीं उनकी क्या भावना रहती है इसमें। मैंने कई बार यहाँ पे इमरजेंसी में उनको कैच आउट भी किया है, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। और ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट होनी चाहिए कि अगर किसी मरीज का एक्सीडेंट होता है तो ये अपन ने जो राज्य सरकार ने सैटेलाइट हॉस्पिटल्स जो बनाए इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। विक्रम जी, आपसे बात करेंगे और क्या क्या समस्याएं आपको लगती है? अगर हम वार्ड बॉयज़ की बात करें
क्या स्थिति है, क्या वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं? वार्ड बॉय की जो समस्या है वो सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सबसे गंभीर समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो वार्ड बॉय को पेमेंट मिलता है वो मैं कह रहा हूँ राजस्थान में कहीं पर भी उससे सबसे ज़्यादा ही मिलता है या कम मिलता है। और इसी कारण की वजह से वार्ड बॉय न्यायालय के अंदर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो उनको पेमेंट मिलता है, एक बेलदार को भी आज 400 रुपये मिलते हैं, यहाँ एक वार्ड बॉय को 150 रुपये, 250 रुपये से ऊपर किसी को नहीं मिलता है। इस वजह से यहाँ मन लगा के कोई काम करना नहीं चाहता है। राज्य सरकार ने RMRS के थ्रू लेने के लिए निर्देश निकाल दिए, लेकिन यहाँ का प्रशासन आज भी वार्ड बॉय के लिए कोई RMRS की व्यवस्था नहीं कर रहा है। हम इसी मैटर को लेकर के उच्चतम न्यायालय में केस कर रखा है ताकि इन वार्ड बॉयों की समस्या हल हो सके और मरीजों के प्रति इनका रुझान बढ़ सके। पिछले 3 महीनों से वार्ड बॉय निस्वार्थ सेवा से यह काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक उनको एक रुपया भी नहीं मिला, जिसके कारण 3 महीने उनको भुगतान नहीं मिल रहा, फिर भी निस्वार्थ सेवा से काम कर रहे हैं। और यहाँ के आने वाले मरीजों से सबसे पहले संपर्क वार्ड बॉय से होता है। जी बिल्कुल। उनको इस बारे में इनको ना तो उनको कोई सुविधा दी जाती है, ना उनको बैठने की कोई सुविधा दी जाती है। मैं राकेश जी आपसे बात करना चाहूँगी कि ठेके पर है ये सब चीज़ें, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि 10 वार्ड बॉयज़ की बात होती है लेकिन आते 2 ही हैं, पेमेंट पूरों का उठाया जाता है, क्या कहेंगे आप? मैडम, न केवल वार्ड बॉय, यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ 80% काम कम से कम ठेके के कर्मचारियों के द्वारा होता है। तो ठेका प्रणाली तो हटा देनी चाहिए ना इस हिसाब से? नहीं, ठेका प्रणाली हटा देनी चाहिए। इस बारे में माननीय उच्च न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने साफ साफ निर्देशन दे रखे हैं कि नियमित प्रकृति का जहाँ भी काम होता है वहाँ पे इस तरीके से ठेका पद्धति पे काम नहीं कराना चाहिए। अभी मैं विक्रम जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहूँगा, विक्रम जी आप बहुत अच्छे खुशनसीब आदमी हैं कि आपको इतना पेमेंट तो मिलता है। 11 साल हो गए, 4171 रुपये मासिक वेतन मिलता है। जी जी। राजेश जी, आप क्या कहेंगे? स्वीपर्स की उनका मतलब एक बहुत ही अहम रोल है यहाँ पे, कभी समस्या भी उठाई गई थी, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं एक ही बात कहूँगा मैडम कि जो सफाई कर्मचारी, एक सबसे पहले भूमिका ये है कि रीढ़ की हड्डी है कि सफाई का कार्य नहीं होगा कोई भी काम आगे पहले नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। सफाई का कार्य एक सबसे संक्रामक रोग है, बीमारियों से ग्रस्त होते हुए गंदगी को, मेले को, अपने थूक को अपने हाथों से उठाते हैं सफाई कर्मचारी, जबकि इसको कम से कम नियमित ठेके पर नहीं दिया जाए, इनका काम स्थायी रूप से रखा जाए, परमानेंटों के रूप में रखा जाए इनको। डॉक्टर मोदी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार के कुछ नियम ऐसे हैं जिसपे हम मैन पावर बेसिस के बेसिस बजाय जॉब बेसिस पे हमें इनको रखना पड़ रहा है। राज्य सरकार में पहले भी, पूर्व में भी कई ये निर्णय हो चुका कि हम नियमित नहीं रख सकते, और उसके बाद जो इनको जॉब बेसिस पे रखने का हमारे पास एक अध्यादेश है, हमारे पास कानून है, उसी के तहत हम बाकायदा टेंडर प्रक्रिया के थ्रू एक जॉब बेसिस पे रखा जाता है। पिछले कुछ माह से ये जो वार्ड बॉयज़ और ट्रॉली पुलर्स और जो स्वीपर अन्य अदर संविदा की एक मांग है कि इनको मैन पावर बेसिस पे रखा जाए, न कि जॉब बेसिस पे। चिकित्सालय प्रशासन बिल्कुल पूर्णतः असक्षम है, कारण कि वो राज्य सरकार की गाइडलाइन से कटिबद्ध है। राज्य सरकार की गाइडलाइन हमें जॉब बेसिस के लिए रखा हुआ है, इसलिए ये समस्या आती है। जी रवि जी, आपसे बात करना चाहूँगी। एम्बुलेंस की अगर हम बात करें, ये एक बहुत ही अगर रख रखाव की मैं बात करूं, क्या स्थिति है आज, और क्या पर्याप्त मात्रा में है एम्बुलेंस ऑन कॉल अवेलेबल होती हैं, क्या कहेंगे? SMS हॉस्पिटल में एम्बुलेंसेस प्राइवेट पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कुल मिला के जो प्रॉब्लम आती है वो नंबर ऑफ स्टाफ की। जिस मात्रा में हमारे पास में काम करने वाले कर्मचारी होने चाहिए जी, वो आज भी SMS हॉस्पिटल में या ट्रॉमा सेंटर में नहीं है जी। ये जो ट्रॉमा सेंटर है या SMS हॉस्पिटल है, ये एक कोऑर्डिनेशन काम है डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का, ड्राइवर्स का, क्लास 4 का, क्लरिकल स्टाफ का। नंबर ऑफ स्टाफ अगर आपका कम रहेगा तो आप उसको पूर्णतः सफलता से कोई भी काम नहीं कर सकते। हम इस मंच के माध्यम से सरकार से, चिकित्सालय प्रशासन से यही अपील करना चाहेंगे कि अगर हम SMS में आने वाले रोगियों की संख्या को देखते हुए उसी अनुपात में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएं तो काफ़ी बेहतर सुविधाएं हम आज इस चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को दे सकते हैं। जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, प्रशासन कम से कम 200 बिंदुओं के आधार पर यहाँ पे एक्स्ट्रा सृजित करें। अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे?
यहाँ 95% कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए हुए हैं जी। और उनका जो वेतन है वो आज से नहीं लग रहे हैं, कम से कम 20 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर का जो काम है वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही कराया जा रहा है। और उससे ये हो रहा है कि ठेकेदार तो वो कमाए जा रहे हैं, ठेकेदारी की तो जेबें भरी जा रही है। एक ऑपरेटर पर आज भी एक कॉन्ट्रैक्टर एक ऑपरेटर पर 3,000 रुपये कमाता है। अगर 100 आदमी का भी टेंडर उसके पास है तो वो 3 लाख रुपए वो तो अपना पेट भर रहा है, मगर ऑपरेटर को बेचारे को 7-8 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है। डॉक्टर चौधरी से मैं बात करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा गया है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका कहीं ना कहीं ये झड़प हो जाती है, कई बार इश्यूज क्रिएट होते हैं उस चीज़ को लेकर के, क्या कहेंगे आप? मैडम देखिए, अपन देखते हैं संयुक्त परिवार का जो भारत में परंपरा रही है जी। तो उसके अंदर भी ये रहा है कि जो बीच घर में थोड़ी बहुत बातें हो जाया करती जी। हैं। तो रेजिडेंट्स का जो है वर्क प्रोफाइल, हालांकि मैं एक्स रेजिडेंट हूँ तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर सकता हूँ कि इस अस्पताल को संभालने में रेजिडेंट का बहुत योगदान है। उनको 24/7 काम करना पड़ता है। और दूसरी बड़ी बात कि चूँकि हम सब जानते हैं कि देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CSCs वगैरह से सब जगह से यहाँ पे सबका ये एक परंपरा बन गई है। जैसा डॉक्टर गिरधर गोयल सर ने बताया, उनकी एक परंपरा बन गई है कि SMS रेफर कर दो, बीकानेर रेफर कर दो। इसकी वजह से क्या है, मेडिकल कॉलेजेस पे लोड बढ़ता है और मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर जो पेशेंट लोड ज़्यादा है उसका का सारा जो वर्क है वो रेजिडेंट को करना पड़ता है। आप भी समझ सकते हैं कि इंसान जो है वो मशीन नहीं है, रेजिडेंट भी मशीन नहीं है। तो 24 घंटे के अंदर काम करने के दौरान अगर किसी टाइप का इरिटेशन आ जाता है उनके अंदर, उनके व्यवहार के अंदर अगर थोड़ा सा मान लो एग्रेसिवनेस आ जाती है तो उस समय थोड़ा सा जरूरी है कि भाई अटेंडेंट भी अपना संयम बनाए रखें। और रेजिडेंट्स में भी अलग अलग जगहों से लोग आते हैं तो सब कुछ लोग भाषा को नहीं समझ पाते हैं, कुछ क्षेत्र में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो रेजिडेंट्स और अटेंडेंट के बीच जो चीज़ें हो रही हैं या रेजिडेंट्स या नर्सिंग स्टाफ के बीच में जो हो रही हैं वो सब हमारे परिवार में, जो बड़े परिवार में छोटे छोटे मुद्दे होते रहते हैं वो हैं। और पिछले 1 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सुधार आया है इस चीज़ के अंदर। लेकिन रेजिडेंट्स की भी अपनी समस्याएं हैं, जैसे रहने की, हॉस्टल की समस्या है, जैसे वार्ड्स के अंदर रूम की समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी रेजिडेंट्स जो है इस मतलब हॉस्पिटल के सबसे ज़्यादा वर्क करने वाले और सबसे मेहनती जो है लोग वो रेजिडेंट ही हैं। पूरा हॉस्पिटल जो है रेजिडेंटों का पूरा सहयोग है उसको चलाने में। डॉक्टर प्यारेलाल चौधरी, क्या कहना चाहेंगे आप, अगर हम ट्रॉमा सेंटर पे अगर हम आते हैं और जो इश्यूज की हम बात कर रहे थे? निश्चित रूप से ETV की पहल बहुत बढ़िया बात है। आज हमारा ट्रॉमा सेंटर बने हुए 1 साल पूरा हो गया। मैं डॉक्टर गिरधर गोयल और डॉक्टर चौधरी की बात से सहमत हूँ कि सरकार के द्वारा मूलभूत व्यवस्थाओं के द्वारा CSC, PSC, जिला हॉस्पिटल, उन अस्पतालों में अगर ये मूलभूत सुविधा दी जाए। आज हमारा सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, राजस्थान का कोने कोने में 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं, परंतु सभी कॉलेजेस को जहाँ भी पेशेंट रेफर होते हैं वो सबसे ज़्यादा SMS आना चाहते हैं। यहाँ चाहे कि चिकित्सक हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो। डॉक्टर चौधरी जी, आई थिंक बात आ गई है जो आप कहना चाह रहे थे। मैं मैम आपसे बात करना चाहूँगी। ट्रॉमा पेशेंट्स की रिहैबिलिटेशन के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप काम करती हैं उस दिशा में, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरी के भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि इट इज़ नॉट डील आइदर विद द ऑर्थोपेडिशियंस और विद द न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स और द सर्जरी पेशेंट्स। सो वी सडन देयर दिस प्रॉब्लम्स विच हैव टू बी डेल्ट इमीडिएटली। तो सारे जो जॉइंट्स एंड न्यूरोमस्कुलर पेन्स हैं वी कैन डील देम इन द इमरजेंसी ओनली। डॉक्टर मोदी, ब्लड बैंक यहाँ पर है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए जो भी पेशेंट्स के परिजन हैं जिनको भी SMS हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। तो क्या यहाँ पर एक डोनर्स के लिए फैसिलिटी नहीं बनाई जा सकती या उस दिशा में कुछ कार्य किया जा रहा है? उस दिशा में कॉलेज स्तर पे और अस्पताल प्रशासन स्तर पे कार्य चल रहा है कि ब्लड डोनेशन के लिए जो ब्लड बैंक का एक नियमित रूप से जो नियम और जो जगह है और उसके जो पैरामीटर्स सही है वो अभी ट्रॉमा सेंटर पूरा नहीं कर पाता। इसलिए हमने राज्य सरकार से ब्लड स्टोरेज की एक अनुमति स्टार्टिंग में ट्रॉमा सेंटर के चालू होने पे मांगी, जो हमें मिली। और ब्लड बैंक को कन्वर्ट करने के लिए हमने उसकी पूरी उसकी कार्रवाई चल रही है। निश्चित रूप से कुछ समय में ही हमें सफलता मिल जाएगी। पुलिस स्टेशन की भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। यहाँ पुलिस थाना नहीं है अभी, तो आप क्या है उस दिशा में, क्या हो रहा है? रेजिडेंट डॉक्टर्स के आए दिन मरीजों के परिजनों के साथ झगड़े होने की बात पे जब भी इस स्तर पे एक बैठक होती है और समाधान के रूप में एक मतलब पुलिस चौकी की स्थापना के लिए हुई। पुलिस चौकी के लिए उनके जो स्टाफ है वो भी राज्य सरकार के द्वारा दिए गए, लेकिन हमारे यहाँ अशोकनगर थाने ने अभी पुलिस चौकी की स्थापना नहीं करी। कुछ न कुछ उनके व्यक्तिगत कारण है, उनको पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही और पर्याप्त स्टाफ नहीं मिल पा रहा।
और जो पुलिस टास्क फोर्स दी है सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज को, सभी इससे संलग्न चिकित्सालय को, वो पर्याप्त नहीं है, कम है। तो उसके संदर्भ में कॉलेज स्तर पे, प्राचार्य स्तर पे और माननीय गृह मंत्रालय स्तर पे बातचीत चल रही है। निश्चित जल्दी सफलता मिलेगी। जी, जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ आने वाले मरीज और आने वाले परिजनों के सुख और दुख के बारे में बातें की। ट्रॉली मैन हो, सफाई कर्मचारी हो और डेली वेतन भोगी कोई भी कर्मचारी हो, अगर राज्य सरकार प्रशासन उनको अच्छा वेतन देती है, अच्छे काम के बदले उनको मिलता है, तो भ्रष्टाचार कम करेंगे और मरीजों और परिजनों के प्रति काम अच्छा करेंगे। उनको अच्छा वेतन मिलना चाहिए, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। इस जनमंच के माध्यम से राज्य सरकार तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा काउंटर की कमी है। हमारे यहाँ सिर्फ इतने बड़े ट्रॉमा सेंटर में सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के काउंटर चल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यहाँ कुछ फार्मासिस्टों की संख्या बढ़ाई जाए और कुछ नए काउंटर खोले जाए। भामाशाह में जो दवा वितरण केंद्र है वो भी हमारे यहाँ अभी नहीं खुला है। हमें यहाँ काम करते हुए करीब लगभग 20 साल हो गई यहाँ पे काम करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं हम। हमें ना समय पे भुगतान मिलता है और ना समय में हमारा ESI PF मिलता है और हम काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हैं। यहाँ ना तो पेट स्कैन है, ना गामा इमेजिंग सेंटर है, ना बोन स्कैन सेंटर है। कैंसर के मरीजों को पूरे राजस्थान बाहर जांच करानी पड़ती है या दिल्ली जाना पड़ता है। इसके लिए सरकार में पहले गामा इमेजिंग सेंटर था, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो गरीब मरीज और जो कैंसर से पीड़ित मरीज है वो भटकता है। इसलिए सरकार से मेरी चिकित्सा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी रिक्वेस्ट है कि जनता के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये डिपार्टमेंट को बोना हो रहा है दिन पे दिन, रेडियोलॉजी ये ना हो। जी बलदेव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस जॉब बेसिस की वजह से जो भी ठेकेदार हैं वो जितने आदमियों की ज़रूरत होती है उतने आदमी कभी भी उपलब्ध नहीं कराते। हमारा नर्सिंग स्टाफ जो भी मरीज के लिए संबंधित आदमी की जितनी ज़रूरत हो, एक वार्ड बॉय को 3 वार्ड पकड़ा देंगे और उस समय इतना काम सफ़र करता है कि मरीज भी परेशान होता है, हमारा नर्सिंग स्टाफ भी परेशान होता रहता है। सुझाव के बतौर माननीय चिकित्सा मंत्री और माननीय CM साहिबा, जो कि अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही उद्देश्य है कि साफ सफाई के साथ साथ चिकित्सा और शिक्षा को बढ़ावा मिले। और बजट के अंदर मेरा निवेदन है मैडम वसुंधरा मैडम मुख्यमंत्री साहिबा से कि चिकित्सा के अंदर स्पेशली ट्रोमेटिक इमरजेंसी कैजुअलिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट प्रस्तावित करें। जी, आप क्या कहेंगे? SMS में जो सेवाएं दी जा रही हैं, निश्चित तौर में बहुत ही अच्छी सेवाएं दी जा रही हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि जितने भी निजी चिकित्सालय प्राइवेट हॉस्पिटल जयपुर में हैं, जितनी भीड़ यहाँ आती है उतनी भीड़ प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होती है। तो ये तो निश्चित तौर पे है कि जो यहाँ सेवाएं दी जा रही हैं वो तो उत्कृष्ट और उच्च श्रेणी की सेवा है। मरीज का नाम मुकेश है। हमारे 12 तारीख को एडमिट हुआ था। डॉक्टर ने बोला मंगलवार को ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन गलत हो गया, उनकी लापरवाही थी, तो सोमवार को दोबारा ऑपरेशन किया था उन्होंने। दोबारा ऑपरेशन हो रहा है उनका? हाँ, घुटने का ऑपरेशन हो गया दोबारा। तो पैसों के लिए डॉक्टर ने, हमने डॉक्टर को बोला छुट्टी के लिए, तो डॉक्टर ने बोला पहले बिल जमा कराओ उसके बाद में छुट्टी देंगे। ये हुआ है आपके साथ में? डॉक्टर मोदी, डॉक्टर DS मीना जी। डॉक्टर मोदी, इस तरह का हादसा और दोबारा से? अभी इस वर्तमान कंडीशन में मुझे इस मरीज के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ गलत फहमी की वजह से इस तरह की वार्ता है। ऐसा कहीं नहीं है पूरा ट्रॉमा सेंटर में कि किसी का कोई गलत ऑपरेशन हो गया उसकी वजह से दोबारा हो सकता है उसको 2 स्टेप में ऑपरेशन करना हो, 2 स्टेप। अभी मैं इस बारे में कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि जब तक मैं इसका रिकॉर्ड नहीं देख लूँगा। उसका रिकॉर्ड देखने के बाद, इस जनमंच के कार्यक्रम के बाद मैं इसका रिकॉर्ड देख के इसकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से करूँगा। लेकिन हाल में यही कहूँगा कि इस तरह से कोई डॉक्टर नहीं है कि पहले बिल जमा कराओ, ये कोई प्राइवेट स्तर का मामला नहीं है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी प्लीज। यहाँ महिलाओं का शोषण हुआ जा रहा है और हर तरीके से हमने काफ़ी प्रशासन को शिकायत दी है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और वो बाकायदा 3 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली गई है। अत्याचार या धमकियाँ दी जा रही हैं, कभी ड्यूटियों से चेंज करा जा रहा है, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। इसीलिए तो मैं ये चाहती हूँ कि प्रशासन अपना एक्शन क्यों नहीं ले रहा। डॉक्टर गिरधर गोयल, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो शोषण की बात ये कर रही हैं, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इन महिला ने न तो मुझे आज तक ऐसा कोई बताया कि इनके साथ शोषण हो रहा है
या ऐसी कोई बात है। और यहाँ पे सभी जो भी मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, आपने किसको रिपोर्ट दी है? जो भी मेरे पास कागज़ आते हैं मैं साथ के साथ उनका निस्तारण करने की कोशिश करता हूँ, और अगर मुझसे इस निस्तारण नहीं हो पाता है तो मैं उच्चाधिकारियों को उस मुद्दे को ध्यान में लाके और उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। जी, सभी तरह के मैन पावर को बढ़ाया जाए। दूसरा ये कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी रिसॉल्व करने के लिए इग्नो से महावीर के भगवान महावीर कोटा ओपन विश्वविद्यालय से कोर्सेज होते हैं कि गांधीवादी नॉन वायलेंस रिसोल्यूशन कॉरपोरेशन, इसी के साथ साथ एक धार्मिक आयोजन भी किया जाए जिससे लोगों को, परिवार के सदस्यों को, अस्पताल के कर्मचारियों को ये बताया जाए कि भाई आपको इन स्थितियों से कैसे निपटा जाना चाहिए। और ये दो माध्यमों से मैं समझता हूँ ये आगे सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी। हमारे एसएमएस मुख्य भवन से इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसके लिए ओवरब्रिज का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें डॉक्टर्स को भी तकलीफ आती है, स्टाफ को भी तकलीफ आती है, पेशेंट को भी दिक्कत आती है, ट्रॉलीज़ का आदान प्रदान सही ढंग से नहीं हो पाता। एंड सेकेंडली मुर्दाघर यहाँ से काफ़ी दूर है। मुर्दाघर के लिए मृत्यु के पश्चात पेशेंट को बहुत दिक्कत आती है। जो मुख्य जो चौकी है वो एसएमएस परिसर में है और मुर्दाघर बहुत दूर है, इसके लिए तुरंत प्रभाव से किया जाना चाहिए। जनमंच में आज हमने चर्चा की है ट्रॉमा सेंटर को लेकर। ये बात एक तय है कि साल भर होने को आ रहा है, कई सारी समस्याएं अभी भी है, लेकिन काम बहुत अच्छा हो रहा है। कई सारे लोगों की जानें बचाई गई हैं यहाँ पर, और निश्चित तौर पर एक बहुत ही अहम भूमिका ये निभा रहे हैं जहाँ हम एक्सीडेंटल केसेस में, क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट्स हैं उनकी बात करें। लेकिन भगवान का दर्जा जो डॉक्टर्स को दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जनता में ये थोड़ा सा एक डिससैटिस्फैक्शन है। कई मुद्दों को लेके जो जनता का एक फीडबैक आया है सामने, उनके साथ जो केसेस हुए हैं, हम आशा करते हैं कि उस चीज़ को हमारे जो डॉक्टर कम्युनिटी यहाँ पे बैठी है वो समझेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जानें भी बचाई गई हैं, बहुतों का भला भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा समस्याओं की जो हमने बात की है, चाहे वो जगह का कंस्ट्रेंट है, चाहे वो हम मैन पावर की शॉर्टेज की बात करें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वेतन की बात करें जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जो इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, वो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। अगर हम ट्रॉमा सेंटर की फंक्शनिंग की बात करें, हम इस कार्यक्रम के, इस मंच के माध्यम से ये आशा करते हैं कि ये जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, ये हम प्रशासन तक पहुंचाएं, हम सरकार तक पहुंचाएं और जल्द ही एक्शन लिया जाए ताकि जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उनका निस्तारण हो और चीज़ें आराम से आगे बढ़ें। आज जनमंच पर इतना ही। मैं आस्था टाटिया आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।